हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको कोई भी सब्जेक्ट 11 12 बी कॉम एम कॉम या नेट जेआरएफ में जो 10 सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, अगर उससे भी रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। मैं उस पर जल्दी उसके लिए भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्टनरशिप का कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली दोनों वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि आगे वाला सब कुछ आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जो मेनली 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो पिछले दोनों वीडियो में मैंने आपको नहीं बताए। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर, पार्टनर हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता ही है, और मैनेजमेंट जो होता है पार्टनरशिप फर्म का उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेते हैं। सारे काम को अच्छे से करते हैं, एनालाइज करते हैं और बहुत बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स। सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर। जैसा कि स्लीपिंग नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये बंदा तो हमेशा सोया ही रहता होगा, लेकिन चलिए हम देखते हैं पार्टनरशिप के हिसाब से इसका क्या मीनिंग है। A partners who merely contributes capital for the business but does not take part in the management of the partnership business। मतलब एक ऐसा बंदा आप इसको बोल सकते हो जो कि कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है बट एक भी काम नहीं कर सकता है। सुस्त, मतलब लेजी, एक नंबर का लेजी होते हैं ऐसे पार्टनर्स। कुछ भी मैनेजमेंट में कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ ये कैपिटल दे देते हैं और उसके बाद इनको मतलब ही नहीं होता है कुछ भी। तो ऐसे पार्टनर्स जो होते हैं उनको स्लीपिंग पार्टनर्स बोलते हैं। अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहला ये डिफरेंस है गाइस कि पार्टनरशिप जो है वो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट में आया, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए कौन सा है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट डिफरेंस ये है क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद सेकेंड है मेंबर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब इसके जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट। मतलब इसका कोई भी, अगर आपको लॉस हो रहा है या कंपनी को लॉस हो रहा है तो आप उससे भाग नहीं सकते हो। आपको आपने जितना कैपिटल दिया है उतने ही तक आप हिस्सेदार नहीं हो, आपको उससे ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा क्योंकि लीगल एग्जिस्टेंस अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है आपका। बट हमको पता है कि कंपनी जब हमने 11th में पढ़ा था तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स था कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस और बिजनेस के मालिकों का जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के साथ, वो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी के मालिक का डेथ हो जाए तो कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को कुछ हो भी जाए तो भी कंपनी का एक अलग आइडेंटिटी होता है, उनको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। उसके बाद है इट इज मैनेज्ड बाय पार्टनर्स। मतलब ये जो है वो इन्हें कौन मैनेज करता है, पार्टनर्स मैनेज करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। अब फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में
ये है कि रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन दोनों कंपलसरी है, दोनों होगा तभी आप जो है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खोल सकते हो या आगे उसको लेके जा सकते हो। उसके बाद है एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आर बाइंडिंग ऑन द फर्म, मतलब जो काम पार्टनर्स कर रहे हैं उसके लिए फर्म भी लाइबल है और पार्टनर्स भी लाइबल है, दोनों एक दूसरे के लिए लाइबल है। बट शेयर होल्डर्स कैन नॉट बाइंड द कंपनी बाय देयर एक्ट। शेयर होल्डर्स अगर कुछ करते हैं उससे कंपनी का या कंपनी को उसका उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि हमने पढ़ा ही कि इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आगे चलते हैं गाइज, आई आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल है जिसके थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैव नॉट इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। इसमें ये बोला गया है गाइस कि सीता और गीता जो है वो पार्टनर्स हैं और उन्होंने जो है वो इंटर किया है पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया और लेकिन फिर भी जो है पार्टनरशिप दे हैव नॉट इंटर्ड, मतलब पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाया बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग, बट ये सारी चीजें जो उन्होंने ओरली एग्री कर लिया है कि इतना वो हम लोग ये सब चीजें करने वाले हैं। तो सैलरी विल बी पेड टू हैरी, RS 10,000 पर मंथ जो है सैलरी देना पड़ेगा आपको हैरी को। गीता जो है उसको कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट पर कैपिटल जो है 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। और फोर्थ जो है इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी आपको 10% की रेट से देना पड़ेगा। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स, मतलब आप तीसरे पार्टनर्स जो है उसको एडमिट नहीं कर सकते अगर दोनों सीता और गीता ना ये करे तो। गाइस यहाँ पे ये हैरी वाला जो है, हैरी को यहाँ पे सीता सीता हो जाएगा, ये नेम जो है नेम में गड़बड़ी है। तो आप लोग इसको यहाँ पे सीता करके देखना। उसके बाद अब देखिए अब एक इशू आ गया है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिसॉल्व्ड। गीता डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज सीता इज बीइंग पेड बिकॉज हर कमीशन इज लोअर। मतलब अब गीता क्या बोल रही है कि आप सैलरी है, मतलब सीता को ज्यादा दे रहे हो और मुझे जो है वो नेट कमीशन जो 10% है नेट प्रॉफिट का वो काफी कम मुझे मिल रहा है। और सेकेंड है जो सीता डिमांड दैट हिज सन सेरी फॉर एडमिटेज एज पार्टनर्स फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू विच गीता डिसएग्रीज। अब सीता क्या कर रही है, गीता ने तो पहले ही बोल दिया कि मुझे भी ज्यादा सैलरी चाहिए, सीता को ज्यादा मिल रहा है। अब सीता बोल रही है कि मुझे जो है अपने बेटे को एडमिट करना है पार्टनरशिप में के तौर पे और 25% जो है वो वो जो प्रॉफिट का 25% शेयर वो अपने बेटे को देना चाहती है। लेकिन सीता जो है वो गीता जो है वो नहीं मान रही है। समझ में आ रहा है आपको, गीता जो है वो नहीं मान रही है। अब इसका आंसर आप लोग खुद देने का कोशिश करो और लेकिन मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपको आपको ये खुद से सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं हम। अब सॉल्यूशन देखिए गाइस, प्लीज आप लोग खुद से एक बार पॉज करके वीडियो सॉल्व करना है इसको। इसका डिस्प्यूट सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये सारी चीजें उन्होंने क्या बोली थी। पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न और ओरल दोनों टाइप का हो सकता है। तो ये सारी चीजें सैलरी विल बी पेड टू सीता 10,000 ये सब सारा चीज ठीक है गाइस, ये सारी चीजें हमें माननी पड़ेंगी क्योंकि ओरली उन्होंने। और यहाँ पे देखिए गाइस, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स। अब गाइस क्या बोल रही है, सीता बोल रही है मेरे बेटे को लाना है और गीता क्या बोल रही है कि मुझे कम कमीशन मिल रहा है, मुझे सीता इतना सैलरी चाहिए। गाइस ये दोनों ही चीज नहीं हो सकती है। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, द डिमांड ऑफ गीता टू बी पेड सैलरी एज इट इज पेड टू सीता इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। गाइस यहाँ पे उन्होंने ओरली ये एग्रीमेंट किया था,
अब वो जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गीता का डिमांड डिमांड नहीं माना जाएगा। और सीता सीता जो डिमांड कर रही है कि उसको अपने बेटे को लाना है, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि गीता जो है वो मना कर रही है। गाइज, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ के क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड। और गीता जब नहीं मान रही है तो सीता कुछ भी कर ले, वो नहीं होने वाला है ऐसा। तो इसीलिए आप लोग बहुत सारे केस स्टडी भी आते हैं, तो इसलिए मैंने ये एक सॉल्व करवा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो कि मैं डिटेल में सब कुछ अच्छे से बनाऊं, तो आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। तो चलिए, हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।